स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, इसके क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं इसका, और विद सॉल्यूशन के साथ में, यानी कि सारे प्रश्न आपको दिखाऊंगा और हर एक प्रश्न का आंसर किस तरह से लिखना है वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपकी अराउंड आधे घंटे की बनेगी, 30 मिनट की बनेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपका पेपर कैसा आया था और आपको आंसर जो है वो पूरे आंसर किस तरह से लिखने थे। ठीक है, तो देख सकते हैं टाइमिंग है 3 घंटे की और मार्क्स वेटेज है 80 मार्क्स। तो कुछ सामान्य निर्देश हैं, आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं सीधा प्रश्नोत्तर पे। सबसे पहला प्रश्न देखिए, सेक्शन ए है हमारा, यहाँ से स्टार्ट होता है। मल्टीपल चॉइस के प्रश्न हैं, 1-1 मार्क्स के। सबसे पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका और उनके देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर युद्ध था। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। ठीक है, तो इसमें जो डी आंसर है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, ये वाला गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज बुश थे। ठीक है, तो अब इसे सही करके लिखना है। तो सही करके ऐसे लिखेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो जॉन एफ कैनेडी थे। कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि प्रतिकूल के विरुद्ध निरंतरता ये किस छोटे यहूदी शून्यवादी राष्ट्र का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसमें से फ्रांस, तुर्की और मैक्सिको, ये यहूदी देश तो है ही नहीं। यहूदी देश कौन सा है? इजराइल है। तो इस संदर्भ में जो पहला पॉइंट होगा ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि फरक्का बांध जो है यह किन देशों के बीच में विवाद का कारण है। बांग्लादेश और नेपाल, बांग्लादेश और भारत। ठीक है, बांग्लादेश और नेपाल और बांग्लादेश और चीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश और भारत। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान को आपको भरना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता हुआ था। तो 1971 के पश्चात भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में शिमला समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। क्वेश्चन 6 देखिए, कथन के सामने सही या गलत आपको चिन्ह करना है। सुरक्षा परिषद के फैसले से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग कर सकता है। आप सभी को पता है कि वीटो शक्ति मात्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों के पास ही है, महासचिव के पास कोई वीटो पावर नहीं होती है। तो ये कथन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित की जाए। ठीक है, ये 1 मार्क्स में लिख देंगे, वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि स्वतंत्रता के बाद रजवाड़ों को भारतीय संघ में डैश के द्वारा शामिल किया गया था। तो वो क्या था? वो एक सहमति पत्र था, सहमति हस्ताक्षर पर, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या नाम था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीति आयोग का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो नीति आयोग का पूर्ण रूप है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक बार दोबारा सुन लेंगे, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद कुमार, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 10 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद ये किस प्रकार का एक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद किस प्रकार का निकाय है? तो ये एक ऐसा कार्यकारी निकाय है जो कि पंचवर्षीय योजनाओं की जांच करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कैसे की गई थी। तो जो योजनाएं बनाई जाती थी, योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था 6 अगस्त 1952 को। उसकी पश्चात 6 अगस्त 1952 को ही इसका गठन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ताशकंद समझौता किन 2 देशों के साथ हुआ था। तो इसका सही आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में किया था। तो भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1971 में किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है इसका।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, सही है। भारत परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है, सही है। परमाणु हथियारों का उपयोग यह पहले नहीं करेगा, सही है। परमाणु शस्त्र का प्रयोग की जो शक्ति है वो सेना के पास है, ये गलत है, क्योंकि परमाणु शस्त्र का प्रयोग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के आदेश पर ही इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था, ठीक है। आई होप क्वेश्चन 16 समझ गए होंगे। आगे देखिए अब है 17, ये स्रोत आधारित प्रश्न है। अब स्रोत आधारित प्रश्नों में देखिए किस किस तरह से इसके आंसर हम लिखेंगे। सबसे पहला आंसर था क्वेश्चन था श्रीलंका को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी। तो श्रीलंका को स्वतंत्रता भारत की आज़ादी के 1 साल पश्चात हो गई थी, यानी कि 1948। श्रीलंका की राजनीति किस समुदाय पर दबदबा रहा था। श्रीलंका जो थी उसकी मतलब श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा रहा था। तो इसका सही आंसर है सिंघली समुदाय का। तीसरा है स्वतंत्रता से पूर्व श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था। तो इसे सिलोन नाम से जाना जाता था। श्रीलंका में किस प्रकार की राज्य व्यवस्था कायम करती है। तो श्रीलंका में अभी फ़िलहाल में जो है वो लोकतंत्र स्थापित है वहाँ पे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 जो था स्रोत आधारित, ये आपको समझ में आया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरीके से गद्यांश पर आधारित है। निम्न में से कौन सा यूनिसेफ है। यूनिसेफ जो है उसका कार्य नहीं है। तो यूनिसेफ जो है वो बच्चों के लिए कार्य करता है। तो इस संदर्भ में जो वी पार्ट है वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना, ये वाला गलत है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट 2 है यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। तीसरा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई, सही है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, सही है। यूनिसेफ विश्व के लगभग सभी देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, सही है। यूनिसेफ विश्व व्यापार के नियमों को तय करता है, ये गलत है, क्योंकि यूनिसेफ जो है वो मात्र बच्चों के लिए कार्य करता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है यूनिसेफ की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी, ठीक है। यूनिसेफ जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका सही आंसर है 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें मिलान करना है। तो सबसे पहला है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो है ये इन्होंने सुधारों की शुरुआत की थी। फिर है रूस जो है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। फिर है बोरिस येल्त्सिन, ये रूस के राष्ट्रपति थे। और वार्सा एक सैन्य संधि थी, ठीक है। तो इस तरह से इन सभी का मिलान करेंगे हम। सेक्शन सी स्टार्ट हो गया हमारा। 2-2 मार्क्स के प्रश्न अब यहाँ पे हमारे आने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है कि भारत को सत्ता के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने वाले जो कारण हैं, ठीक है, वो कौन कौन से कारण है वो आपको बताइए। तो देखिए इन प्रश्नों के आंसर जो है वो आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखाता जाऊँगा। नीचे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनके आंसर क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि भारत दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है। इसकी सीमाएं लगभग दक्षिण एशिया के सभी देशों से मिलती हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर इतनी सारी विविधताएं होने के पश्चात भी लोकतंत्र किसी भी रूप में नहीं डगमगाया था। भारत जो है वो यूएनओ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी रह चुका है। साथ ही साथ भारत विश्व के बड़े संगठनों जैसे कि ब्रिक्स आदि इनका भी सदस्य बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि ऐसे 2 प्रांतों के नाम लिखिए जिनका विभाजन ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के साथ हुआ था, ठीक है। तो वो 2 प्रांत कौन से थे। एक तो था हमारा भारत और दूसरा था पाकिस्तान। और 2 ही प्रांत, ये जो 2 प्रांत थे इनके विभाजन के क्या कारण थे। तो विभाजन का कारण था 2 राष्ट्रीय सिद्धांत। कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन कारण जिसकी नींव जहाँ से पड़ी है वो था 2 राष्ट्रीय सिद्धांत। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये 2 राष्ट्रीय सिद्धांत दिया गया था। इसके तहत इंडिया जो है वो 2 कौमों का देश था। इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए या फिर शाहजांच आयोग का गठन क्यों किया गया था, कोई 2 कारण लिखिए। तो देखिए शाहजांच आयोग के बारे में हम बात करते हैं। तो शाहजांच आयोग का गठन मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि JC शाह थे, इनकी अध्यक्षता में शाह जांच आयोग का गठन किया था। इसका ये कार्य था कि 25-26 जून की मध्य रात्रि को जो आपातकाल लगाया गया था, क्या ये सही था, ठीक है, या फिर जो कारण बताया जा रहा था उसका पता लगाया जाए कि क्या कारण सही था, ठीक है। शाह जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1971 में पाकिस्तान युद्ध के बाद जब देश में पहले से ही आपातकाल लगा हुआ है तो देश में आंतरिक आपातकाल लगाने की जरूरत क्या थी। प्रधानमंत्री ने आपातकाल से पहले अपने गृह मंत्री या मंत्रिमंडल से सलाह मशवरा किए बिना ही आपातकाल लगाया था, जो कि गलत था, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है 23 है, सेक्शन डी यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है, सेक्शन डी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोई 2 तर्क देकर स्पष्ट कीजिए कि गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को सीधा सीधा फायदा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला फायदा हुआ है कि दोनों महाशक्तियों से इसने फ़ायदा उठाया। कैसे? भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर दोनों ही महाशक्तियों से फ़ायदा उठाया। जैसे 1964-65 के दौरान जब भारत में अकाल पड़ा था तो भारत ने अमेरिका से गेहूं का आयात किया था, ठीक है। वहीं 1980 के दशक के दौरान सोवियत संघ के साथ भारत ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी किया था। दूसरा पॉइंट, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए भारत एक ऐसा देश है जो कि शीत युद्ध के शुरू होने के साथ ही आज़ाद हुआ था। भारत ने यह निर्णय लिया था कि वह अपने वर्षों से प्राप्त स्वतंत्रता को किसी और देश के हाथों में नहीं सौंपना चाहता है और वह स्वतंत्र राष्ट्र बने रहना चाहता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित जो देश थे वो सभी मिलकर आपस में आर्थिक सामाजिक विकास करेंगे, लेकिन किसी और गुट में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। भारत के प्रथम आम चुनावों को आयोजित कराने में जो 4 बाधाएं आई थी, ठीक है, उनका आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बाधा आई थी मतदाता सूची तैयार करना। पहले आम चुनाव से पहले जो भारत था उसमें जो अधिकारी थे, जो कांग्रेस पार्टी के अधिकारी थे या फिर अन्य पार्टी के अधिकारी थे, इन्होंने घर घर जाकर मतदाता सूची तैयार की थी। लेकिन जब ये सूची तैयार की गई तो सूची का पुनर्गठन किया गया, जिसमें ये पाया गया कि लगभग 40 लाख प्रवृत्तियाँ, यानी कि जो डाटा था 40 लाख, वो गलत था। इसमें औरत के पति, उसके पिता का नाम था ही नहीं, ठीक है। फिर एक बार से दोबारा से मतदाता सूची तैयार करना एक बहुत बड़ी मुश्किल रही थी। दूसरा, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन। भारत में उस समय 11 प्रांत थे और पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को तय करना बहुत मुश्किल कार्य था, ठीक है। फिर तीसरी है अशिक्षा। सब कुछ करने के बाद फिर ये देखा गया कि कुल जनसंख्या का लगभग 15 से 17% जो जनसंख्या थी वही साक्षर थी, वही पढ़ी लिखी थी, और ज़्यादातर जनसंख्या अनपढ़ थी। तो पहले उन्हें साक्षर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए और बहुत से लोगों को साक्षर किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती रही थी, ठीक है। और 4th पॉइंट आप लिख सकते हैं कि धर्म के नाम पर जो उस समय सांप्रदायिक दंगे वगैरह हुए थे 1947 के भारत के विभाजन के पश्चात, ठीक है, तो उसके संदर्भ में भी बहुत सारे लोग जो सरकार थी उसको वोटिंग नहीं करना चाहते थे, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि 1967 के चुनावी परिणामों को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने भूकंप की संज्ञा क्यों दी है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि 1967 के चुनावी परिणाम आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखिए 1967 के चुनावों से पहले कांग्रेस केंद्रीय स्तर पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती आई थी, लेकिन 1967 के चुनावी परिणाम ने इस प्रक्रिया को बदल दिया। कैसे? 1967 के चुनावी परिणामों को भूकंप की संख्या देने के निम्नलिखित कारण है। पहला है कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 100 सीटों का नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटों का नुकसान हुआ। विधानसभा चुनावों में 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिसका नाम था DMK। राज्यों में गठबंधन की सरकार को विधायक फ्रंट कहा गया था। उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे वो सभी के सभी राज्य कांग्रेस से निकल गए थे, इवन इन्हें एक एक सीट भी नहीं मिली। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे जैसे कि के कामराज, निजलिंगप्पा, ये सभी अपनी अपनी सीट से, अपने अपने क्षेत्र से चुनाव हार गए थे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 25। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि 2014 के आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति को देखा जा सकता है
इसका भारतीय नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बताएंगे गठबंधन सरकार के बारे में। गठबंधन सरकारों की अपनी अंतर्निहित कमजोरियां थीं। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र में सरकार तो थी परंतु एक परिवर्तनकारी सरकार का वहां पे अभाव था। मई 2014 के आम चुनाव ने लगभग 3 दशकों की गठबंधन की राजनीति का अंत कर दिया। ठीक है, तो प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही कि मई 2014 के आम चुनावों में लगभग 3 दशकों की गठबंधन की राजनीति का अंत कर दिया। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत बहुमत प्राप्त हुआ और उसने केंद्र में बहुमत की सरकार बनाई। यह स्पष्ट रूप से परिवर्तन का संकेत था कि गठबंधन की राजनीति समाप्त हो गई है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 2014 के आम चुनावों के पश्चात नागरिकों को केंद्रीय स्तर पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार, साथ ही एक अच्छा नेता उन्हें मिला जिसने नागरिकों के हित के लिए कई वादे किए थे। लगभग 2 दशकों के पश्चात देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, जिससे नागरिकों को लगा कि अब देश में बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि गठबंधन की सरकारों के दौरान देश में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया था। भारत में फैली हुई बेरोजगारी को लेकर नागरिकों को ये लगा कि अब जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है तो अब शायद हमारी जो ये बेरोजगारी की समस्या है ये भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर सेक्शन जो डी है इसका सबसे आखिरी प्रश्न देखिए 27 है, भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार के कौन से 2 सकारात्मक तथा नकारात्मक जो पक्ष हैं आपको वो बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए क्या है, गठबंधन की सरकारों में अनेक राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार का गठन करती हैं। इसमें किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं होता है, बल्कि इस गठबंधन सरकार के गठन के पीछे मुख्य कारण बहुत सारे होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है, सबसे मेन जो होता है वो एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। अब गठबंधन के सरकार के पक्ष और विपक्ष में तर्क देखते हैं। सबसे पहले पक्ष में पहला है लोकतंत्र को मजबूती। लोग जो है वो लिंग, जाति, वर्ग और क्षेत्र संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं, जिससे समाज में एक लोकतंत्र जो है वो, देश में लोकतंत्र जो है वो काफ़ी मजबूत हो रहा है। दूसरा है सहमति की राजनीति। गठबंधन की राजनीति सहमति राजनीति को जन्म दिया है। यह सहमति कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के वर्तमान विकास के लिए लाभकारी रही है। इन मुद्दों में आर्थिक नीतियों के प्रति समन्वय, तालमेल सबसे महत्वपूर्ण रहा है। कई दल संयुक्त रूप से इस बात को मानते हैं कि नई आर्थिक नीतियों ने देश में पहले की अपेक्षा आज विकास करने का एक मुख्य कारण ये रही है, नई आर्थिक नीति। फिर इसके विपक्ष में बात करें तो प्रधानमंत्री के विशेष अधिकारों का हनन। गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों के नेता यह तय करते हैं कि मंत्रिमंडल में उनके दल का नेता कौन होगा और कौन व्यक्ति क्या क्या कार्य करेगा, किसको क्या विभाग दिए जाएंगे। दूसरा, कमजोर सरकारें तथा स्थायित्व को खतरा। भारत में गठबंधन सरकार के अस्तित्व को लगातार सरकारों के परिवर्तन से एक नकारात्मक स्थिति की तरह लिया गया है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की 1996 में 13 दिन की सरकार बनी। उसके बाद ठीक 1996 अप्रैल 1997 के बाद अल्पावधि की सरकार चली HD देवगौड़ा की। ठीक है, फिर गुजराल की सरकार चली थी, ये भी आधी अवधि में चली गई थी। फिर NDA की 13 महीने की सरकार बनी। तो इस प्रकार से जो गठबंधन की राजनीति है इसने केंद्रीय स्तर पर पूर्ण बहुमत की सरकार जो थी उसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 27 आप समझ गए होंगे। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला जो है ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैप तो आपको यहाँ पे दिया नहीं गया, तो इसमें मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके आंसर देख लेते हैं कि यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, अब उसमें एक फ्रांस है, एक ब्रिटेन है। अब मैप में कौन सा दिया गया था वो मैप तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैप तो बांध दिया है बच्चों ने। ठीक है, तो ये आंसर देख लेते हैं। भूतपूर्व सोवियत खेमे का देश जो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यूरोपीय संघ का सदस्य बना था, तो ये वो कौन सा था? रूस था। ठीक है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो का प्रतिरोध करने वाला देश कौन सा था? तो एक तो एक सेकेंड, जो एक डेनमार्क था और एक स्वीडन था। तो ऐसे ये भी प्रश्न है, इनको आपको मैप में ही पढ़ना होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, एक कार्टून दिया जाएगा अभी। हाँ देखिए, ये वाला जो कार्टून है इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कार्टून जो है वो क्या दर्शा रहा है? पहला है, यह कार्टून क्या दर्शा रहा है? तो ये कार्टून जो है ये सरदार वल्लभ भाई का भारतीय रजवाड़ों के भारत में विलय की जो प्रक्रिया है उसके बारे में दर्शा रहा है। ठीक है,
कार्टून में दाएं ओर कौन खड़ा है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हैं। ठीक है, इन्होंने किस मामले को सफलतापूर्वक सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इन्होंने जो भारतीय रजवाड़े थे उनका भारत में स्वतंत्रता पूर्वक विलय करवाने का जो मामला था, इसमें सफलतापूर्वक भूमिका निभाई थी। ठीक है, फिर बैठे हुए व्यक्ति ने अपने पास जो संदूक रखी है, इसमें क्या रखा है? तो इसमें ये बताया गया कि उस राज्य के जो मामले हैं, आर्थिक विकास जो है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या लिखा है कि विदेशी मामले, उसकी रक्षा, संचार प्रणाली आदि जो चीज़ें हैं, जो ताकत है, वो भारत को केंद्रीय स्तर पर उसे सौंप दी जाए। ठीक है, तो ये कार्टून ये था। आई होप समझ गए होंगे आप सभी। फिर आगे बात करते हैं सेक्शन एफ की। इसमें आपके 6 मार्क्स के 3 प्रश्न हैं। पहला देखिए, सोवियत अर्थव्यवस्था को संयुक्त राज्य अर्थव्यवस्था से संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली कोई 3 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? एक छोटी सी भूमिका। सोवियत संघ ने समाजवादी व्यवस्था को अपना रखा था, जबकि अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया हुआ था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली विशेषताएं जो वो निम्नलिखित हैं। पहला, सोवियत अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भिन्न है क्योंकि इसमें उद्योगों को अधिक महत्व नहीं दिया था, जबकि पूंजीवादी देशों में जैसे कि अमेरिका, यहाँ पर उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया था। दूसरा, सोवियत अर्थव्यवस्था के उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य या सरकार का नियंत्रण था, जबकि पूंजीवादी देशों में निजीकरण को अपनाया गया था। ठीक है, तीसरा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के विपरीत सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। पूंजीवादी देशों में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया था। आगे है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता था। उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था, जैसे कि पिन से लेकर यानी कि एक सुई से लेकर एक हवाई जहाज तक यानी कि कार तक का जो निर्माण था, वो स्वयं सोवियत संघ खुद ही करता था। सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार थे, जैसे जिनमें कि खनिज, तेल है, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी प्रमुख थे। फिर इसकी आप एक पॉइंट इसके राजनीतिक विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं। इसमें आप राजनीतिक विशेषताओं के बारे में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन 29 का जो आंसर वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन सी जो 3 प्रमुख चुनौतियां थीं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक चारों ओर विभिन्न धर्म के, विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न जाति के लोग, संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में सभी को एकजुट करना और विकास करना एक बहुत बड़ी चुनौती रही थी। ठीक है, दूसरी चुनौती है लोकतंत्र स्थापित करना। भारतीय संविधान के अंदर स्वतंत्रता, समानता जैसे अधिकार लोगों को दिए गए हैं, परंतु जो समाज सदियों से छुआछूत, भेदभाव आदि ऐसी स्थिति में रहा, उन्हें इन अधिकारों के बारे में पता होना लगभग असंभव है। ऐसे में लोकतंत्र की स्थापना करना या फिर संविधान को व्यावहारिकता में लागू करना एक असंभव कार्य लग रहा था। तीसरा, समूचे समाज का विकास करना। अंग्रेज जाते जाते अपने पीछे एक गरीब और दरिद्र भारत छोड़ गए थे, जिसमें लगभग 17% जनसंख्या ही शिक्षित एवं संसाधनों व पूंजी का अभाव था। ठीक है, ऐसे में सरकार के द्वारा आर्थिक विकास करने के लिए नीतियां बनाना जो समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाए, ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की। ये है राष्ट्रीय आपातकाल के कोई 4 सबक आपको लिखने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के कोई 4 सबक। तो सबसे पहले एक छोटी भूमिका लिखेंगे। 25-26 जून की मध्यरात्रि को इंदिरा गांधी जी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल के सबक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, संपूर्ण लोकतंत्र कायम हुआ। आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और उसकी कमजोरियां जो थी वो उजागर हुई थी, लेकिन जल्दी ही जो कामकाज था, जो राजनीतिक स्थिति थी, वो लोकतंत्र की राह पर लौट आई। इस बात से यह पता चल गया कि भारत में
लोकतंत्र कितना मजबूत है और भारत में लोकतंत्र को ख़त्म करना ना के बराबर है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन जो थे वो सामने आए थे एवं ये कहा गया कि किसी भी हाल में नागरिकों के जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 को नहीं निरस्त किया जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि आपातकाल घोषित करने का जो तरीका था उसमें बदलाव किया गया, यानी कि संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर, मतलब शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया और ये कहा गया कि जब तक देश में सशस्त्र विद्रोह, यानी कि ऐसा ना लगे कि युद्ध हो जाएगा, तब तक देश में आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। साथ ही साथ आपातकाल की घोषणा करने के लिए मंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी और राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का जो प्रस्ताव है वो लिखित रूप में देना होगा। फिर आखिरी है फोर्थ पॉइंट, नागरिक और पुलिस के बीच मनमुटाव। आपातकाल में शासक दल ने, जो राजनीतिक दल था, इन्होंने पुलिस तथा प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही थीं। साथ ही साथ जो नागरिक थे उन पर पुलिस और राजनीतिक नेताओं के द्वारा काफ़ी अत्याचार किए गए थे। उसके संदर्भ में, उसको लेकर नागरिक, पुलिस और ये जो राजनीतिक नेता थे, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय आधार पर मनमुटाव हो गया था। ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 32 आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।